नमस्कार। मैं संदीप कुमार, सहायक प्रोफेसर भूगोल, बीए सेमेस्टर 1 का आज हम टॉपिक एक कवर करेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था 1960 के दशक के बाद से प्रारंभ हुआ और यह भारतीय कृषि में जो है एक नई क्रांति लेकर आया। तो उसके जो भारतीय कृषि है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव रहे, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति, एक बार हम फिर से इसकी डेफिनेशन या नेचर जानते हैं कि हरित क्रांति एक पैकेज टेक्नोलॉजी थी जो 1960 के दशक से प्रारंभ होके और उसके बाद के वर्षों में भारतीय कृषि में आई थी। इससे जो कृषि का जो प्रकृति थी वो एकदम से चेंज हो गई थी, तो इसलिए हमने इसको एक क्रांति या रेवोल्यूशन का नाम दिया था। क्योंकि यह फसलों के क्षेत्र में था तो इसलिए हम इसको हरित या ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। हरित क्रांति के प्रभाव क्या क्या रहे? इसके प्रभाव लगभग कृषि के पूरे क्षेत्र में रहे और अलग अलग दिशाओं में रहे। तो एक एक दिशा को हम एक एक बिंदु से कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहला था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। हरित क्रांति वैसे तो पूरी भारतीय कृषि पर इसका प्रभाव रहा, लेकिन जो खाद्यान्न थे उसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला। खाद्यान्न के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई, तो इससे जो भारत था वो फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। 1960 से पहले के दशक को यदि हम देखें तो वो भारत उस समय स्वतंत्रता मिली थी और जो है खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं था, गरीबी भारत में उस समय पे ज़्यादा थी। तो इससे सरकार जो है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव था भुखमरी को और गरीबी को दूर करने का। तो इससे हरित क्रांति से ये फ़ायदा हुआ कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। उसको अन्य किसी देश से जो है खाद्यान्न के आयात की आवश्यकता नहीं रही और उसके पास खाद्यान्नों का अपना पर्याप्त भंडार हो गया। वो आने वाले वर्षों के लिए भी काफ़ी था। तो इसका सबसे पहला प्रमुख असर ये रहा कि जो गरीबी भारत में फैल रही थी उसको इसने हरित क्रांति ने एक तरह से गरीबी और भूखमरी को कम या लगभग जो है ख़त्म कर दिया। दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये जो बढ़ोतरी थी ये लगभग हर फसल के मामले में हुई, लेकिन खाद्यान्न के मामले में ये विशेष थी। तो इस कारण से इसको बहुत बार ग्रेन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, अनाज क्रांति, क्योंकि इससे अनाज को सबसे ज़्यादा, फूड ग्रेन्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अन्य जो फसलें हैं उन तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा था। कृषि जो उत्पादन था वो लगभग 2-3 गुना से बहुत सारी स्थानों पर 4 गुना तक इसमें वृद्धि हो गई थी। तो इस कारण से जो खाद्यान्न थे वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो गए थे।
उसके बाद है तीसरा जो पॉइंट है वो है कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो हरित क्रांति है उससे जो इंडियन एग्रीकल्चर थी उसकी नेचर थोड़ी सी चेंज हो गई थी। उसमें अब ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ने लगी थी। जो किसान अलग अलग इनपुट्स डालता था, अब वो अलग अलग जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। जैसे इरिगेशन हम कहें, पेस्टिसाइड्स कहें, फर्टिलाइज़र कहें, तो इन पर खर्च ज़्यादा हो गया था। तो इस कारण से ये इसमें कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता थी। और इसका असर हुआ कि किसान जो है वो ज़्यादा समृद्ध हो गए। किसानों के पास ज़्यादा जो है उत्पादन हुआ, तो उसके विक्रय से उनको ज़्यादा धन की प्राप्ति हुई। तो इससे उनकी समृद्धि जो है वो बढ़ गई। और यदि हम बात करें तो क्या क्या इसके फ़ायदे हुए कि जो किसान को फ़ायदा हुआ वो किसान ने दोबारा से कृषि में ही लगाया। तो एक तरह से जो लाभ था, कृषि क्षेत्र का जो लाभ था, उसका पुनर्निवेश हुआ कृषि के क्षेत्र में ही। इससे जो कृषि में उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। और क्या फ़ायदे हुए? हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ थी उसमें एक फीचर था कि इसमें जो मशीन है उनका भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो इससे जो मशीन है वो छोटे कृषि यंत्रों के उद्योग या इस तरह के जो उद्योग थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े, और इससे कृषि के अलावा उद्योगों को भी फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, जो कृषि का उत्पादन यदि बढ़ा तो उससे जो है कृषि के उत्पादन बढ़ने से जो फार्म प्रोड्यूस था वो उसको फार्म प्रोड्यूस को प्रोसेसिंग की भी आवश्यकता थी। तो इस कारण से जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी उनका भी फ़ायदा हुआ। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, या फिर किसी यदि हम शुगर इंडस्ट्री हो गई, या इस तरह की जो भी इंडस्ट्री थी जो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, उनका भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद है किसान की सोच में भी बदलाव। ये एक तरह का सोशल चेंज था जिसमें किसान जो है उसका बदलाव कैसे हुआ कि उसको जो है धन अब पता लग गया कि यदि हम कृषि में ज़्यादा धन लगाएंगे तो वह हमें और ज़्यादा जो है फ़ायदा देने वाली है। तो इस तरह से वो कैपिटल इंटेंसिव हो गई। दूसरा, जो परंपरागत बीजों से जो एक थ्रेशोल्ड उत्पादन का एक जो लिमिट बनी हुई थी उससे ज़्यादा उत्पादन हुआ, तो बहुत सारी धारणाएं बदल दी गई और किसान जो है नए नए तरीके, नई नई बीज और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे। और इससे ग्रामीण रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा। जो कृषि से संबंधित उद्योग थे उनका विकास हुआ, तो बहुत सारे जो किसान हैं उनको वहाँ पर रोजगार मिला। मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, तो मशीनों को बनाने में, इन चीज़ों में भी रोजगार की वृद्धि हुई। ये सारे जो हैं ये इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हुए। अब हैं इससे जो सारे इफ़ेक्ट्स थे वो पॉजिटिव ही नहीं हुए, कुछ जो इफ़ेक्ट्स हैं वो नेगेटिव भी हम मान सकते हैं। जैसे जो इसका असर था वो केवल कुछ ही फसलों में देखने को मिला, यानी कि जो कृषि के खाद्यान्न हैं या फिर अन्य फसलें हैं उन सब में
जो असर था वो बराबर नहीं था। खाद्यान्न में उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। जो अन्य फसलें थी जैसे कॉमर्शियल क्रॉप्स थी, उनके उत्पादन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। या फिर जो हॉर्टिकल्चर है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। उनका उत्पादन इतना नहीं बढ़ पाया जितना खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ पाया। तो फसलें जो हैं वो गिनी चुनी थी। सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ गेहूं के उत्पादन को, गेहूं और धान के उत्पादन को। जो पल्सेस हैं या और फसलें हैं, मोटे अनाज हैं, उनको इतना ज़्यादा उत्पादन में लाभ नहीं हुआ। तो इसको हम एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि सभी फसलों तक इसका असर नहीं पहुंचा, यह केवल कुछ फसलों तक ही सीमित रह गया। दूसरा, यदि हम क्षेत्र की बात करें तो यह इसका जो असर था वो सीमित क्षेत्र तक ही था। यानी कि पूरे भारत में एक साथ या एक जैसी हरित क्रांति नहीं आई थी। यह केवल उन प्रदेशों में ज़्यादा आई थी जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। किसान जो है वो पहले से ही समृद्ध थे। तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देखने को मिला। लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई ज़्यादा लाभ नहीं देखने को मिला। वो खासकर ऐसी जगह थी जहाँ पर या तो शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु थी, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद यदि हम आर्थिक स्तर पर देखें तो इसके किसानों में समृद्धि आई, लेकिन इससे आर्थिक असमानता भी फैली। आर्थिक असमानता इस तरह से फैली कि जो बहुत सारे मशीनीकरण से बहुत सारे जो मज़दूर, कृषि मज़दूर थे, कृषक, तो उनका जो काम था वो छिन गया। तो एक तरह से जो समृद्ध किसान थे उसकी आय में वृद्धि हुई तो वो और ज़्यादा समृद्ध हो गया। लेकिन जो गरीब किसान थे या बहुत ही छोटे किसान थे, उनकी आय में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। तो दोनों के बीच में जो अंतर था वो बढ़ गया। तो इस तरह से आर्थिक असमानता में वृद्धि हो गई। और इसका हम यदि नेगेटिव पॉइंट देखें तो बड़े जो जमींदार हैं उनको ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसका कारण क्या है कि जो बड़े जमींदार थे उनके पास पैसा, उनके पास उपलब्ध था, मशीनें या मशीनरी उनके पास उपलब्ध थी, जो नॉलेज थी वो भी उनके पास ज़्यादा उपलब्ध थी। तो इन सब का इस्तेमाल वो ही कर पाए। इस कारण से उनके बड़े किसानों के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई, छोटे किसानों को थोड़ा सा कम लाभ इसका मिल पाया। कई बार कहा जाता है कि इससे बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई। जो छोटे किसान थे या भूमिहीन जो मजदूर थे, उनके मशीनीकरण की वजह से उनके जो है रोजगार छिन गए। तो इस कारण से बेरोजगारी की समस्या भी भारतीय कृषि में इससे आई। जो कृषि उत्पादन की जो दर थी वो एक बार बढ़ने के पश्चात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी और फिर धीरे धीरे गिरती चली गई। तो इस तरह से ये जो उत्पादन था वो एक तरह से सस्टेनेबल नहीं था। ये धीरे धीरे ये कम होता चला गया। तो ये जो हैं इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। इस तरह से हमने इसके दोनों ही इफ़ेक्ट्स की बात की, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसके पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट्स थे
वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जैसा कि हर किसी नई क्रांति में होता है, उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देखने को आते हैं, वो भी भारतीय कृषि में देखे गए। अब है इसकी हम क्या सुझाव दे सकते हैं, यदि इसको और ज़्यादा फैलाना है या इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कर सकते हैं कि इरिगेटेड एरिया को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो भारत में सिंचित क्षेत्र है, यदि उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के चांस हैं। दूसरी बात कि यदि हम इसमें खाद्यान्न में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, यदि हॉर्टिकल्चर, बागानी या फिर व्यापारिक फसलें जो हैं, इनमें हम इसको हरित क्रांति को लेकर आएँ, दाल या पल्सेस या इस तरह के मोटे अनाज हैं, इनमें हम क्रांति लेकर आएँ तो उत्पादन में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। और क्या है कि इसका क्षेत्र जो है वो हम ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये जो प्रमुख क्षेत्र थे जिससे इनको खाद्यान्न उत्पादन को फ़ायदा हुआ था, यदि हम इसको भारत के हर भाग तक फैलाएं और तो इसका हमें और ज़्यादा लाभ मिलेगा, आर्थिक असमानताएं दूर होगी, हर फसल को इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद है, ये जो हरित क्रांति थी ये बड़े किसानों के लिए ज़्यादा लाभकारी थी। यदि हम छोटे किसानों का भी ध्यान रखें, उनके लिए भी बहुत सारी नई नई स्कीम्स लेकर आएँ और उनको भी अलग अलग तरह से हम फ़ायदा पहुंचाएं तो हरित क्रांति और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। उसके बाद है नई, यदि हम कृषि नीति लेकर आएँ, उसको संशोधित करें तो हमारे फ़ायदे हो सकते हैं। उसके अलावा संस्थागत सुधार भी हम कर सकते हैं। बीमा संबंधी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भारतीय कृषि में कम है, यदि हम इसको बढ़ाएं तो और लाभ किसानों को मिल सकता है। तो बीमा हो गया या ऋण सुविधाएं हो गई या फिर जो और अन्य बैंकिंग सुविधाएं हो गई, उन सभी को यदि हम बढ़ाएंगे तो जो किसान है उसको फ़ायदा होगा और कुल उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम हरित क्रांति में ये और जो नई चीज़ें हैं वो डाल के इसको ऑल इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव बना सकते हैं।